So hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 13 of the lecture series, and in this lecture we are going to study capillary action. So दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दो प्रॉपर्टीज लिक्विड की पढ़ ली हैं, और उस प्रॉपर्टी से मिलता जुलता एक टॉपिक है हमारा, दैट इज कैपिलरी एक्शन। बेसिकली आप कह सकते हो कि सरफेस टेंशन का एक तरीके से ये रिजल्टेंट है कि सरफेस टेंशन की वजह से ये चीज़ होती है। तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैपिलरी एक्शन बेसिकली आपका क्या होता है। हालांकि बहुत से लोग जानते होंगे इसको, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे फिजिक्स में अपने, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, बस इसका क्या है कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल और एडवांस लेवल पे चला आता है आपका। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 13 में आपके कैपिलरी एक्शन के बारे में समझेंगे पहले कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग ये जानेंगे कि भाई कैपिलरी एक्शन होता क्या है, और इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से समझ सकते हैं, और ये एक्शन होता कैसे है, ठीक। तो सिंपल अगर इसको एज अ लेमैन डिफाइन किया जाए तो कैपिलरी एक्शन आप ऐसे कह सकते हो कि द फेनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड व्हेन अ थिन ग्लास ट्यूब सबमर्ज्ड इन दैट लिक्विड। मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी एक कंटेनर में कोई लिक्विड रखा गया है और उस कंटेनर में अगर हम कोई पतला सा एक ग्लास ट्यूब इंसर्ट करते हैं, तो उस ग्लास ट्यूब के इंसर्ट करते ही जो उस लिक्विड का लेवल है, ठीक है, मतलब एक कंटेनर में एक लेवल है, तो या तो वो उस ग्लास ट्यूब में उस लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा या उस ग्लास ट्यूब में उस लिक्विड का लेवल घट जाता है, ठीक है। तो ये जो राइज एंड फॉल फेनोमेना है किसी भी लिक्विड का, जब कोई ग्लास ट्यूब किसी कंटेनर के अंदर हम इंसर्ट करते हैं उस लिक्विड में, तो इसी राइज एंड फॉल फेनोमेना को हम लोग कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये है कि आपका उस ग्लास ट्यूब का साइज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उतना कम राइज होगा। तो बेसिकली हम लोग एक रेंज रखते हैं कि अगर 3 सेंटीमीटर से कम डायमीटर का आपका कोई ग्लास ट्यूब है, तो 3 सेंटीमीटर से अगर आधा mm 1 mm तक भी आप जाओगे, तो उस रेंज में आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ कैपिलरी एक्शन कैसे हो रहा है। उससे भी कम होगा तो और अच्छा होता है, लेकिन आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, मतलब विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कैसे हो रहा है। तो मतलब जहां तक आप एक स्केल पे मेजर कर सकते हो नॉर्मली इस मैक्रोस्कोपिक मीडियम में, तो वहां तक के लिए हम 3 सेंटीमीटर से mm तक के बीच की आप कहते हो 2 mm 4 mm तक का डिस्टेंस हम लेके चलते हैं कि उतने तक हम देखेंगे कि हाँ ये कितना हो रहा है, या आधा mm कर लोगे, बहुत ज्यादा कर लोगे तो, ठीक। तो ये एक पॉसिबल रेंज होता है। अब अगर इसी कैपिलरी एक्शन का मैं पहले कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर समझाता हूँ कि अगर आपको एग्जाम्पल से कुछ समझ में आ जाए कि हाँ ये ऐसा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि जैसे आप लोग सभी लोग दिया जलाते होगे दिवाली में, तो दीपावली में आप लोग कैंडल जलाते हो, कैंडल नहीं सॉरी, आप कोई भी दिया जलाते हो लैंप में। तो होता क्या है, कोई भी पुराने आपके घर में लैंप रखा होगा, दिया होगा, तो उसमें क्या करते हो कि जो उसकी एक स्टिक होती है, जो बत्ती होती है, उसको हम लोग उसमें कह सकते हो कि डिप कर देते हैं। तो वो कैपिलरी एक्शन से धीरे धीरे तेल खींचता रहता है, जिससे वो जलता रहता है, ठीक है। आप उसमें कोई तेल सप्लाई नहीं करते हो, आप क्या करते हो, कोई कपड़ा या कोई रुई उसमें डिप कर देते हो, और वो उससे उसको लाइट करोगे तो वो ऑयल वहां से खींचता रहता है। सेम ऐसे ही बाल्टी में पानी रखो और उस बाल्टी में एक टॉवेल डिप कर दो, आधा अंदर और आधा बाहर लटका दो, ठीक है। एक बाल्टी है, उसमें आप क्या करो, पानी भर दो, टॉवल डिप कर दो, आधा टॉवल पानी के अंदर, आधा टॉवल बाल्टी के बाहर। तो कुछ समय बाद देखोगे कि पानी टॉवल के थ्रू नीचे गिरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। या आप आधा ब्रिक पानी में डुबा दो, कुछ देर बाद जाओगे तो वहां पूरा का पूरा ब्रिक भीगा हुआ है, होता है ना। कोई क्लॉथ है, कोई कपड़ा है, उसको थोड़ा डिप कर दो पानी में, कुछ देर बाद पूरा भीग जाता है वो। तो ये आपका कैपिलरी एक्शन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जो पेड़ पौधे हमारे पानी खींचते हैं वो सब भी हमारा कैपिलरी एक्शन है, कि भाई उनके जड़ में हम पानी देते हैं, वहां से चला जाता है ऊपर उनके पास, तो वो भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक। तो अगर मैं इसको डायग्राम से इलस्ट्रेट करता हूँ आप लोगों को, तो डायग्राम पे आप ऐसे देखिए इसको। जैसे मान लीजिए
हम दो कंटेनर लेके चलते हैं और बेसिकली इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक आपका वाटर का और एक आपका मरकरी का। ठीक है, तो अभी हम पहले एक डायग्राम से समझा रहे हैं, फिर हम उसको इलस्ट्रेट करेंगे कैसे ये क्यों फिनोमिना हो रही होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास एक कंटेनर यहाँ पे है और एक कंटेनर आपके पास यहाँ पे। ठीक, दो कंटेनर हो गए और क्या करते हैं, एक कंटेनर में हम लोग वाटर फिलअप कर देते हैं, एक कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर फिलअप कर देते हैं और एक में हम लोग मरकरी फिलअप कर देते हैं। ठीक, अब ये जो कंटेनर है, सपोज करते हैं ये आपका जो कंटेनर बना हुआ है ये आपका ग्लास से बना हुआ है, दोनों कंटेनर जो हैं ये ग्लास से बने हुए हैं, मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक, एक में वाटर है एक में मरकरी है। हम क्या कर रहे हैं, कैपिलरी एक्शन देखने के लिए एक पतली सी ग्लास ट्यूब इसमें इंसर्ट करते हैं। तो पतली सी ग्लास ट्यूब अगर हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसको ऐसे देखिए आप लोग, ये हमने एक इसमें पतला सा एक ग्लास ट्यूब ऐसे हम लोगों ने इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, वाटर वाले में। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी कि वाटर वाले में ये प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा, अगर आप नेट पे देखना चाहोगे इमेज या वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे इसके। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप इसे डिप करोगे तो यहाँ का वाटर लेवल जो इसमें पहले इस लेवल पे था, मान लेते हैं ये आपका L1 लेवल पे है। ठीक है, ये जस्ट इसका लेवल L1 पे है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका वाटर है। ठीक, तो यहाँ पे वाटर कुछ यहाँ कहीं पहुँच जाएगा ऐसे इस हाइट तक। ठीक है, ये पूरा आपका इसमें वाटर ऐसे राइज कर जाएगा। ठीक, अभी सिंपल आप बस ऐसे देखते जाओ इसको। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जब हम वाइट ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो जब ये ट्यूब हम लोग यहाँ इंसर्ट किए होंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि इसमें क्योंकि मरकरी रखा गया था और मरकरी का लेवल कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरीके का। अगर आप देखो तो इसमें कॉन्केविटी अपवर्ड है, इसमें कॉन्केविटी डाउनवर्ड है और ये पूरा आपका मरकरी फिलअप किया गया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक में राइज कर रहा है एक में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन जो होता है, अगर ऐसे आप लिखो प्रॉपर्टी वाइज, तो अगर देखा जाए तो सिंपल अगर डिफिनीशन लिखते हैं तो ये क्या कहता है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस when a thin glass tube is inserted in liquid। ठीक, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। तो मतलब ये सिंपल ऐसे हो गया कि राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड। तो अब यहाँ पे देखो ये सरफेस का लेवल यहाँ था तो ये लेवल यहाँ तक कहीं गया है, दिस इज h हाइट, मतलब इतना ऊपर गया है
तो इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये जो फेनोमिना हो रहा है इसको आप कह सकते हो, ये जो यहाँ पे ये राइज हुआ है दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी राइज, ठीक है। और या आप कह सकते हो सिंपल इसको कैपिलरी अट्रैक्शन कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कैपिलरी राइज कह लो या इसको और कैपिलरी अट्रैक्शन कह सकते हो, ठीक। यहाँ पे लेवल नीचे आया है तो ये जो अमाउंट नीचे आया होगा यहाँ पे, यहाँ कहीं हम लोग मार्क कर लेते हैं इसको, तो लेट दिस अमाउंट बी एच ऑल्सो, ये अमाउंट भी हमारा स्मॉल एच है। और ये जो लेवल फॉल हुआ है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कैपिलरी फॉल या कैपिलरी कह सकते हो, डिप्रेशन कह सकते हो आप इसको, ठीक है। कैपिलरी फॉल या कैपिलरी डिप्रेशन या सिंपली आप इसको जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अट्रैक्शन वर्ड यूज किया है तो यहाँ पे आप इसको रिपल्सन यूज कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अट्रैक्शन है तो उसका ठीक है अपोजिट हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिपल्सन। डिप्रेशन भी कह सकते हैं, रिपल्सन लिख लीजिए, ठीक है। या अगर बहुत वो आपको लग रहा है तो आप डिप्रेशन भी नोट ही कर लीजिए। कैपिलरी फॉल और कैपिलरी रिपल्सन और डिप्रेशन, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीजें हो क्यों रही हैं, तो सबसे पहले हमने ये लिखा डेफिनेशन इसका। दूसरा, ये राइज एंड फॉल जो कैपिलरी एक्शन होता है ये टोटल डिपेंडेंट होता है आपका सरफेस टेंशन सिग्मा पे। जब मैं इसको एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ना ठीक है, कैपिलरी एक्शन ऑकर्स ड्यू टू, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने लिख लिया कि कैपिलरी एक्शन हो क्यों रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपल आप कह सकते हो कि सरफेस टेंशन, ठीक है। पहला हो गया आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। और सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है, और कैपिलरी राइज में आपका जो भी कैपिलरी एक्शन हो रहा है तो पहला तो मैंने बता दिया कि ये राइज एंड फॉल जो भी हो रहा है ये सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होगा, तो देखिए पहला इसका एक आता है, दूसरा मान लेते हैं ये एक प्रॉपर्टी होती है एडेशन की, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल से जो इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है। और एक आपका फेनोमिना होता है एडेशन का, हो जाएगा कोहेशन, ठीक है। एक एडेशन हो गया, एक आपका हो गया कोहेशन। तो अब इसमें क्या होगा, एडेशन मतलब सिंपल आप कह सकते हो कि दूसरे पार्टिकल से बॉन्डिंग होना, और एडेशन मतलब सेम पार्टिकल से, सॉरी दूसरे पार्टिकल से एडेशन हो गया और कोहेशन हो गया सेम पार्टिकल से बॉन्डिंग। मतलब कि जैसे पानी का, अगर पानी के मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग है तो वो कोहेशन कहलाएगा, लेकिन वही पानी अगर इस ब्लैक बोर्ड से बॉन्ड बना लेगा तो वो आपका एडेशन होगा। जैसे आप एडेशन के लिए सुनते हो फेविकोल, तो फेविकोल नंबर 1 एडेसिव का ऐड आता है। तो एडेसिव मतलब फेविकोल क्या करता है, किसी चीज को दूसरे चीज से जोड़ देता है। मतलब प्लाईवुड है, उसके ऊपर आपको माइका लगाना है, कुछ भी लगाना है तो उससे ज्वाइंट करा देगा, ठीक है। तो दैट इज एडेशन। कोहेशन क्या होगा, जब एक प्रॉपर्टी मतलब एक ही आपस के मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ रहे हो, दैट इज कोहेशन, ठीक। तो अब देखो हमने क्या बताया कि कैपिलरी रिएक्शन हो क्यों रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से, एडेशन की वजह से और कोहेशन की वजह से। अब देखिए यहाँ पे कि सरफेस टेंशन फेनोमिना क्या होती है। सिंपल अगर इसको आप देखो तो सरफेस टेंशन जब हम लोग सिग्मा लिखते हैं ये होता क्या है,
ये तो सेम मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल टेंशन में आ जाते हैं। मतलब कि सरफेस टेंशन एक तरीके से खुद के मॉलिक्यूल के लगाने जाना फोर्स के ऊपर एक लेयर जो बनती है उसको हम लोग सरफेस टेंशन के तरह से डिफाइन करते हैं। तो उसकी वजह से इसको कैसे समझ सकते हो आप कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कोई ट्यूब इंसर्ट किया तो हो क्या रहा होगा, वाटर, तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है आप बताओ। वाटर है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और मरकरी का डेंसिटी कितना होता है, एनीवन? मरकरी का डेंसिटी होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब, ये होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हैवीएस्ट कौन हो गया भाई, इसका डेंसिटी 1000 है, इसका डेंसिटी 13600 है, तो ये ज्यादा हैवी हो गया, तो इसमें कोहेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे मरकरी का Hg का कोहेशन जो होगा, Hg का जो कोहेशन होगा वो ग्रेटर देन होगा वाटर के। ठीक, अब एडिशन पे आते हैं, तो जब भाई कोहेशन ज्यादा है तो एडिशन कम होगा, बट ऑब्वियस है। जैसे भाई आपका बॉडी पार्ट्स आप में जुड़ा हुआ है जिसमें कोहेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो ये बॉडी इससे स्टिक नहीं करेगा क्योंकि कोहेशन ज्यादा है। ऐसा तो नहीं कि आप हाथ यहाँ रखो तो आपका हाथ इससे अलग होकर यहाँ जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोहेशन प्रॉपर्टी आपके बॉडी की ज्यादा है। ठीक, तो ये उससे बॉन्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर एक ज्यादा है तो दूसरा कम होगा। तो पानी का क्या होता है कि एडेसिव प्रॉपर्टी पानी की ज्यादा होती है। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप सोचो कैसे। तो पानी को आप कहीं भी फेंकते हो तो पानी वहां रुक जाता है। जैसे बारिश होती है तो पेड़ पौधों के पत्ते के ऊपर पानी रुक जाता है। ठीक, आपके कार या बाइक के बॉडी के ऊपर पानी रुका रहता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में। ठीक है, किसी दीवार पे, टाइल्स पे, ग्लास पे, हर जगह पानी को आप कहीं फेंकोगे तो कुछ ड्रॉपलेट पानी के वहां रुक जाते हैं। क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल उस अदर बॉडी के मॉलिक्यूल से एडेसिव प्रॉपर्टी से ज्वाइन हो जाता है, तो उसमें एडेशन ज्यादा है तो वो उससे जुड़ गया जा करके। कोहेशन में क्या होगा, कोहेशन मतलब अपने अंदर का ज्वाइनिंग। तो मरकरी क्या होता है, ये डेंसिटी ज्यादा है यानी इसके पार्टिकल बहुत पास होंगे, तो कोहेशन में क्या होगा कि इनके अंदर कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा होगा। तो आप कभी मरकरी अगर देखे होगे प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे आपके थर्मोमीटर में होता है, या आप कहीं मरकरी देखोगे तो मरकरी को जैसे कहीं आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी ओपन करोगे तो वो छोटे छोटे दाने के हिस्से में अपने आप बन जाएगा। मतलब ये है कि जल्दी वो अलग नहीं होते। मरकरी को फेंक दोगे तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनते चले जाएंगे और वो किसी से स्टिक नहीं करेंगे। मरकरी को आप हाथ में लोगे तो स्लिप कर जाएगा एकदम, वो आपके हाथ में रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने आप को जोड़े रहेगा, आपके हाथ से बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो ये एक्शन यहाँ पे कैपिलरी एक्शन डिफाइन करता है कि अगर इसमें एडेशन ज्यादा है, मतलब वाटर वाले में क्या होगा, इस वाले में आपका कह सकते हो कि एडेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है, और यहाँ वाले में आपका कोहेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो एडेशन की वजह से यानी दूसरे पार्टिकल से बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो जैसे ही आप ये जो यहाँ पे हम लोगों ने ग्लास ट्यूब इंसर्ट किया है, दिस इज योर ग्लास ट्यूब, ऊपर लेता हूँ थिन ग्लास ट्यूब, थिन ग्लास ट्यूब, ये भी आपका थिन ग्लास ट्यूब। ठीक है, अब ये आपका ग्लास ट्यूब इंसर्ट हुआ, तो पानी जैसे ही ग्लास के कांटेक्ट में आया होगा तो पानी का एडेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, तो वो तुरंत ग्लास के मटेरियल से रिएक्ट करेगा, मतलब उससे बॉन्डिंग बनाएगा और राइज करना शुरू कर देगा, क्योंकि भाई उसको सरफेस मिल गया, सरफेस मिल गया तो टेंसाइल फोर्स काम करना शुरू की और वो टेंसाइल फोर्स उसको ऊपर खींचती चली गई। तो यहाँ पे इस वाले में जैसे आपने ट्यूब इंसर्ट किया होगा तो इसके सरफेस से ये एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा, यानी सरफेस टेंशन। ठीक है, लग रहा होगा, तो ये सरफेस टेंशन फोर्स इसको ऊपर खींच रहा होगा। ठीक, यहाँ पे यही फोर्स आपका नीचे लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोहेशन ज्यादा है तो ये उसको नीचे खींच रहा होगा। यहाँ पे एडेशन ज्यादा है तो सरफेस टेंशन इसको ऊपर खींच रहा है, यहाँ कोहेशन ज्यादा है, सरफेस टेंशन इसको नीचे खींच रहा है। ठीक, तो ये जो सरफेस टेंशन है यही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर एक पुल क्रिएट करता है या पुश क्रिएट करता है कि जिसके ओर जाना चाहे
उसके सपोर्ट से वो जा सकता है। ठीक, तो इसी वजह से जब कोई लाइटर लिक्विड जैसे वाटर है कोई आप रखे हो, जब ये ट्यूब इंसर्ट करोगे तो पानी राइज कर जाएगा और मरकरी में इंसर्ट करते ही ये चीज फॉल कर जाएगी। तो जो कैपिलरी राइज होता है उसको हम लोग कैपिलरी राइज कहते हैं या अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको कहेंगे जब डाउनवर्ड उसमें डिग्रेशन होता है लेवल में, तो देखो किससे डिग्रेशन, जो एग्जिस्टिंग लेवल है उससे बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो यहाँ पे घट जा रहा है, तो यहाँ पे इसको कैपिलरी फॉल, कैपिलरी रिपल्सन या कैपिलरी डिप्रेशन कहते हैं। 3 वर्ड इसको यूज किया जाता है, तो न्यूमेरिकल में इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपका यूज कर सकता है। और प्लस आप देखो मैंने यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे भी ऐसे बना दिया है सर्किल हल्का सा, क्यों, क्योंकि ये ग्लास से दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो आप जब भी मरकरी कहीं फेंकोगे ना तो वो हमेशा ड्रॉपलेट के फॉर्म में बना रहेगा। कभी देखना मरकरी कहीं भी ब्रेक करोगे तो कभी वो थिन लैमिनेटेड शीट यानी पतली सी परत में नहीं जाएगा फ्लो। आप मरकरी एक पूरा कंटेनर लेके कहीं फेंक दो ऐसे तो पूरा पूरा वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में मूव करेगा यहाँ से, कोई बड़ा कोई छोटा। ठीक है, लेकिन पानी का एक बाल्टी फेंकोगे तो पानी सीधे निकल जाएगा वो बहते हुए, लेकिन मरकरी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मरकरी में कोहेसन ज्यादा होगा। आप सिंपल थ्रो से उसकी बॉन्डिंग ब्रेक नहीं कर सकते हो कि वो टूट जाए। ठीक है, तो इसलिए मरकरी को एक तरीके से मिनिमाइज, मतलब कहते हो ना कि मिनिमम सरफेस एरिया जो होगा मरकरी ले सकता है। अगर पानी और मरकरी दोनों रखे हो तो सबसे छोटी ड्रॉपलेट मरकरी की बन जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर उतना कोहेसन प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो जैसे ही ट्यूब इंसर्ट हुआ दूसरा मेटल सरफेस मिला उसको और वो वहां से चलना शुरू हो गया। ठीक, अब कैलकुलेशन क्या होती है, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, कैपिलरी राइज या फॉल निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है जिसको हम एच से निकालते हैं। ठीक है, तो वो अभी कैपिलरी हाइट हम निकलवा दे रहे हैं, हाइट या फॉल, लेकिन उसको हम निकालने के लिए हमें एक एंगल चाहिए होता है कि जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है वो यहाँ पे कितना बन रहा होगा। ठीक है, तो डायग्राम देख के बताइए कि इसमें और इसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ पे होगा, किसको थीटा लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट में बात कर रहा हूं वो ग्लास ट्यूब और लिक्विड के बीच में होगा, तो कहां पे बन रहा होगा और किसको कैसे हम लोग नोट डाउन कर रहे होंगे वहां पे। तो देखिए सिंपल तरीका क्या है कि यहां से आप एक सिंपल टेंजेंट खींचो, सरफेस टेंशन ये बना हुआ है ना, तो ये इसका एक ऐसे टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो ये एंगल बनाएगा अंदर दैट इज योर थीटा। किसी किसी बुक में ये एंगल लेके चलता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमेशा हम लिक्विड के अंदर वाला एंगल लेंगे, कोई भी फ्लूइड होगा तो इंटीरियर एंगल लेके चलते हैं। हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट बॉडी से एक टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट समझ रहे हो, जैसे देखो मैं यहाँ थोड़ा इनलार्ज करता हूँ, ये ऐसे मिनिस्कस बना हुआ है ऐसे। ठीक है, अब ये मिनिस्कस कॉन्केविटी जब अपवर्ड है मतलब ऐसे रखा हुआ है तो इस समय ये राइज शो करता है, ये पहचान है। अगर कोई इमेज से पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये राइज है या फॉल है और सामने का लिक्विड लेवल गायब कर दिया है, मतलब ये दोनों गायब है, ऐसे पूछ दिया क्या होगा, तो आप ये देखोगे अगर कॉन्केविटी ऐसे ऊपर की ओर है, ठीक है, तो दैट इज कैपिलरी राइज, और कॉन्केविटी अगर नीचे की ओर है मतलब अगर ऐसे बनी हुई है दैट इज कैपिलरी फॉल, क्योंकि एडेशन में ये ऐसे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोहेशन में ये नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे ये बनाओगे तो ये आपका साइड का ग्लास ट्यूब की बाउंड्री है जो मैं वहां बनाया हुआ, इसे थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूँ। ये ग्लास ट्यूब का बाउंड्री हो गया। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इससे इस सरफेस से एक टेंजेंट खींच दिया, और ये टेंजेंट जैसे बना तो ये जो टेंजेंट से ये वाला एंगल होगा इस सरफेस तक का कॉन्टेक्ट एंगल दैट इज थीटा। कहीं बुक में आपको ये लिख के देता है लेकिन ये गलत होता है, नॉर्मली हम इसको लेके चलते हैं, हमेशा इंटरनल एंगल लेके चलना चाहिए। ठीक, वैसे ही जब कैपिलरी फॉल पे आओगे तो यहाँ भी क्या होगा, जैसे मान लो कैपिलरी फॉल की बात करते हैं, तो ऐसे बना है और मान लीजिए ये ऐसे आपका ग्लास ट्यूब है, इसी को मैंने इनलार्ज कर लिया इससे को, तो यहाँ पे क्या होगा, अब टेंजेंट खींचो तो टेंजेंट कुछ आपका ऐसे बनेगा, दिस इज योर टेंजेंट। ठीक है, तो ये पूरा एंगल हम लेके चलेंगे, दिस इज थीटा। ठीक है, तो जब राइज होता है
तो यहाँ पे ये आपका जो थीटा होगा लेस देन 90 डिग्री, यानी कह सकते हो कि यहाँ पे आपका एक्यूट एंगल बनता है राइज वाले में, ठीक है। यानी जब मेनिस्कस में कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, यहाँ लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हो ये वाला हिस्सा कॉन्केविटी यहाँ पे अपवर्ड होगा, ठीक है। ये आपका सिंपल कह सकते हो दिस इज एच, या कह सकते हो कि ये आपका राइज वाला केस है यहाँ पे, और ये आपका फॉल वाला केस है, ठीक है। दिस इज कैपिलरी फॉल, और यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड कह सकते हो, कॉन्वेक्सिटी आपका अपवर्ड है, ठीक। ये आपका कह सकते हो यहाँ पे H2O यानी वाटर के केस का है, और ये आपका Hg यानी मरकरी के केस का है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एंगल हम कैसे देख के चल रहे हैं। तो यहाँ एक्यूट एंगल बनेगा वाटर वाले में, यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री, और इधर वाले में क्या बनेगा आपका, अगर इसको खींचो आप लोग तो ये हो गया आपका टेंजेंट, अगर ऐसे खींच रहे हो तो यहाँ थीटा ये आ जाएगा पूरा, दिस इज योर थीटा। या तो हम ये पूरा एक लाइन खींचे हैं तो ये वाला एंगल लेके चलते हैं थीटा। तो कहीं कहीं बुक में ऐसे लिखा होता है, लेकिन कोशिश करो इंटरनल एंगल लेने का यहाँ पे, ठीक। तो ये जो थीटा निकल के आएगा यहाँ पे, ये एंगल जो होगा यहाँ लिख सकते हो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब ये 120, 130, 100, मतलब नॉर्मली 128 डिग्री होता है मरकरी के लिए, वाटर के लिए नॉर्मली 0 डिग्री लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब राइज जो हो रहा होगा ना, तो उसमें हमेशा कैपिलरी राइज में 0 से 90 तक का एंगल बनता है, और नॉर्मली 0 ही रहता है। और फॉल में 90 से ऊपर बनेगा हमेशा, 110, 120, 130, नॉर्मली हम लोग 128 से 130 मरकरी के केस में लेके चलते हैं, ठीक। तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका, और इसका एक्सप्रेशन अगर आप निकालना चाहो तो जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर एक्सप्रेशन लिखना हो तो ये आता है H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो जी डी। अगर मैं यहाँ से आप निकालो H दैट इज 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी मैं इसको रब करके यहाँ पे डिराइव भी कर दूंगा कैसे निकल के आता है, ठीक है। अगर आपको अभी जानना है तो इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं सिंपल इस फार्मूले से कि हमारा कैपिलरी राइज कितना होगा और फॉल, वेयर H इज कैपिलरी राइज और फॉल, ठीक है। राइज में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब फॉल होगा तो वो निगेटिव शो करेगा आपको अपने आप। जब आप कैलकुलेट करोगे तो कॉस थीटा जब 90 के ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक निगेटिव वैल्यू देगा आपको। तो 128 और 30 जब कॉस की वैल्यू निकालोगे तो माइनस देगा आपको, माइनस साइन के साथ। तो जब कैलकुलेशन कर लोगे, फॉर्मूला दोनों के लिए एक होता है, नेगेटिव आ रहा है तो फॉल, पॉजिटिव आ रहा है तो राइज। वहीं से आप चेक कर सकते हो कि राइज है या फॉल दिया हुआ है, ठीक। और बाकी रो डेंसिटी हो गया, ये तो पता ही होगा, रो डेंसिटी जी ग्रेविटी हो गया, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और डी आपका हो गया डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब। ये जो ग्लास ट्यूब है ना, इसका जो डायमीटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज स्मॉल डी। ये ग्लास ट्यूब का डायमीटर जो होगा ये आपका स्मॉल डी होगा, ठीक। अभी मैं इसको डिराइव करता हूँ, इसको आप लोग 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके डिराइव कर लेता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन सिंपल है, एक लाइन का है, लेकिन अभी मिटाना पड़ेगा, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा।
तो आई थिंक नोट हो गया होगा सभी लोगों का इसको, तो ड्रॉ भी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। और जो मैंने बताया अभी तक वो ये बताया हुआ है आप लोगों को कि कैपिलरी क्या होता है, सिंपल, जिसको कभी कभी कैपिलरिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल आप क्या कह सकते हो कि कैपिलरी एक्शन इज अ राइज और फॉल फेनोमेना ऑफ अ लिक्विड सरफेस व्हेन अ थिन ग्लास ट्यूब इंसर्टेड इन अ लिक्विड, ठीक है। अगर किसी लिक्विड में हम पतली ग्लास ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर या तो वाटर लेवल राइज करेगा या तो फॉल करेगा, और इसी को हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं या कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ठीक। अब ये होता क्यों है, तो इसमें होता क्या है कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है या तो वो उसको ऊपर खींचता है या उसको नीचे खींचता है। जब ऊपर खींचेगा तो कैपिलरी राइज होगा, जब नीचे खींचेगा तो कैपिलरी फॉल करेगा, ठीक है। और ये सरफेस टेंशन जब उसको ऊपर या नीचे खींचता है तो वो खुद उसके वेट को काउंटर बैलेंस करता है, ठीक है। उसी वेट से हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और हम क्या बता रहे थे, ये डिपेंड करेगा कैपिलरी राइज होगा या फॉल होगा, डिपेंड करेगा एडेशन एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी या कोहेशन ऑफ द लिक्विड। अगर लिक्विड का एडेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो बट ऑब्वियस है कैपिलरी में राइज होगा, और अगर आपके एडेशन और कोहेशन ज्यादा है तो उसमें आपका फॉल होगा लिक्विड में। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी भी लिक्विड में आपका कोहेशन ज्यादा है तो उसमें फॉल होगा, एडेशन ज्यादा है तो उसमें राइज होगा। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि जैसे आप देखो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है कि कुछ भी दे दिया है, कुछ डाटा नहीं दिया है, वो लिख दिया है सिंपल कि when two liquid are kept in a same container and having a same glass tube inserted, which one will show the rise and which one will show the fall, ठीक है। लिक्विड 1 इज हैवियर देन लिक्विड 2, तो लिक्विड 1 हमेशा राइज करेगा, लिक्विड 1 हमेशा फॉल करेगा, लिक्विड 2 राइज करेगा। मतलब जो लिक्विड भारी होगा उसमें कोहेशन ज्यादा होगा तो उसमें आपका कह सकते हो कैपिलरी फॉल आएगा और उसमें कैपिलरी राइज आएगा आपका, ठीक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो ये फार्मूला आया ये कैसे निकल के आया है। तो हम लोग सिंपल एक कोई डायग्राम लेके चलते हैं और हम इसी से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं अपना। तो इस फार्मूले को निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, बस ऐसे आप लिख लो, यहाँ पे डेरिवेशन एक ही लाइन का है, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। तो डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, सिंपल हम दो फोर्सेस कंपेयर करेंगे। अगर हम यहाँ पे सबसे पहला लिखते हैं फर्स्ट वन आपका सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स यानी जो हम लोग लिखते थे सिग्मा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल। सरफेस टेंशन फोर्स यानी सरफेस टेंशन F बाई एल होता है, तो फोर्स बराबर सिग्मा इंटू एल हो जाएगा। ये पढ़े हो आप लोग पहले, ठीक है। अगर यहाँ नहीं भूल गया हो तो लिख देता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू F पर यूनिट लेंथ होता है, ये पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब लेंथ क्या होगी, सरफेस टेंशन हमेशा कहाँ काम करता है, पेरीफेरी पे, यानी एक लाइन पे काम करता है। तो इस पूरे का एक लाइन पेरीफेरी बनाओगे जहां ये लग रहा है सरफेस टेंशन, तो ये पूरा एक सर्किल पे काम कर रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर एक मिनिस्कस बना है, तो अगर ऊपर से देखो तो ऐसे दिखाई देगा आपको पूरा मिनिस्कस। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। ये हो गया आपका, कह सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला फोर्स वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो, अभी इक्वेशन 1 ना लिखो क्योंकि यहाँ थीटा आया है, किसी एक को लेके चलो, या तो इसको या तो इसको। अगर इसको लेके चलते हैं तो ये राइज हो रहा है, तो इसको दो फोर्स मिल रहे हैं, एक इसको राइज कर रहा है, एक इसको नीचे खींच रहा है। तो जो सिग्मा है सरफेस टेंशन वो बाहर की ओर लग रहा है, तो ये इसको पुल दे रहा है ऊपर की ओर, ठीक। अब एक काउंटर बैलेंस किससे हो रहा है, इसके सेल्फ वेट से। भाई इतना लिक्विड ऊपर उठा है तो इसका कुछ तो वेट होगा जो नीचे लग रहा होगा, तो ये सरफेस टेंशन अपने आप को बैलेंस करेगा किससे, उसके खुद के सेल्फ वेट से, ठीक है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो इतना लिक्विड यहाँ से लेके यहाँ तक का लिक्विड है, इसका जो वेट आएगा W इज इक्वल टू mg, ये बैलेंस होगा इस सरफेस टेंशन फोर्स से। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब एक तो ये निकल के आया, तो ये सरफेस टेंशन है, तो हम जानते हैं कि W कहाँ लगेगा, W हमेशा किधर लगता है, W लगेगा आपका हमेशा नीचे की ओर, सिग्मा लग रहा है ऊपर की ओर। तो वर्टिकल एक्शन क्या हो जाएगा इसका, ये आपका कह सकते हो कि सिग्मा था ऐसे, ये किधर जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा ऊपर सिग्मा और नीचे G इसका काम करेगा। ठीक है, यानी सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट और इसका G वाला W वाला डाउनवर्ड कंपोनेंट। तो यानी जब इसको रिजॉल्व करोगे तो थीटा यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये जो फोर्स निकल के आएगा ये आ जाएगा आपका सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई इंटू डी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द लिक्विड। सेकेंड वाला आ जाएगा, क्या देखते हो, वेट ऑफ द लिक्विड, जितना वो है उसका वेट कितना होगा, ये वाले कंटेनर का, इस वाले का, अप टू हाइट h हाइट तक का वेट कितना होगा। ठीक है, तो अगर इसको सिंपल W इक्वल टू mg है तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ही हो गया हमारा। ठीक है, तो हम सिंपल उस ग्लास ट्यूब का सिंपल कितना फोर्स लग रहा होगा वो निकाल लेते हैं सिंपल। तो इस ग्लास ट्यूब का ये हाइट है तो इसका प्रेशर क्या निकल के आएगा, मैं सिंपल W इक्वल टू mg यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो फोर्स के बराबर ही होता है, तो मैं उसको तरीके से फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इस ग्लास ट्यूब का अगर वेट निकालोगे आप लोग तो सिंपल आपका अगर P निकालना होगा तो P इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है, एंड P इज ऑल्सो इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ये भी पढ़े होगे आप लोग, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग P बराबर रो जी एच और P बराबर F इंटू ए। दोनों प्रेशर फोर्सेस को, दोनों प्रेशर को हम लोग कंबाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा F बाई ए इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, एंड दिस H विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब। तो यहां से ये हो जाएगा F इज इक्वल टू रो जी एच इंटू ए। एरिया किसका लेंगे, तो इस पूरे ग्लास ट्यूब का एरिया जाएगा यानी मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डाया ऑफ द ग्लास ट्यूब। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, मैं इसको फिर बता रहा हूं, हमें यहाँ पे यही वेट निकालना था, तो वो किसके बराबर होगा, कितना इसका फोर्स इसके अंदर लग रहा है इस पूरे कंटेनर के अंदर इतने एरिया में। तो हमने क्या किया, P इक्वल टू F बाई ए रखा और एक P होता है रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लिया, दोनों F को यहाँ से हम लोगों ने, तो यहाँ से F निकल के आया रो जी एच इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब यहाँ हमने एरिया पूरा इसलिए लिया है क्योंकि लिक्विड पूरे में भरा हुआ है, तो यहाँ पाई बाई 4 डी स्क्वायर आएगा। सरफेस टेंशन में एक लाइन में केवल लगता है सरफेस टेंशन, तो हम वहाँ पाई इंटू डी लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और अगर सेकंड को कंबाइन किया जाए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे रो जी एच पाई बाई 4 डी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई इंटू डी। अब कैंसिल क्या क्या चीजें हो जाएंगी यहाँ से, अगर कैंसिल करना है आपको सिंपल, तो देखो पाई कैंसिल आउट होगा, ठीक, डी स्क्वायर से ये डी कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीजें वैसे की वैसी रहेंगी। तो यहाँ से आप h निकालो, बाकी उधर भेज दो, तो h इज इक्वल टू 4 यहाँ से यहाँ जाएगा तो 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी, और ये d नीचे आ जाएगा, रो जी और d, ये मैंने वहां लिखा हुआ है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब थीटा आपका वाटर के लिए 0 डिग्री होता है और मरकरी के लिए नॉर्मली हम लोग 128 डिग्री लेके चलते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू वाटर के लिए 0 डिग्री, मरकरी के लिए 128 डिग्री, और बाकी तो पता ही है यार आप लोगों को, मैं लिख देता हूँ, रो हो गया डेंसिटी, डी स्टैंड्स फॉर डाया ऑफ ट्यूब। ठीक है, और H क्या हो जाएगा, H जो निकालना है आपको, H इज यही आपका हो जाएगा
कैपिलरी राइज और फॉल। ठीक है, ये H आपका कैपिलरी राइज हो जाएगा या कैपिलरी फॉल होगा। अगर राइज होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फॉल होगा तो नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो यानी फॉल हो रहा है। आपको कहीं लिख के नहीं आएगा कि नेगेटिव है कि राइज हो रहा है या फॉल। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट वेदर देयर इज अ कैपिलरी राइज और फॉल। अगर आप निकालोगे निगेटिव आता है तो फॉल, पॉजिटिव आता है तो राइज। निगेटिव कब आएगा? जब एंगल 90 से ऊपर जाएगा। cos 90 से ऊपर जब रखोगे, cos 91 से लेके कुछ भी रखोगे 110, 120, 130 तो आपको नेगेटिव वैल्यू ही देगा। और नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि इस केस में आपका कैपिलरी फॉल हो रहा होगा। ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये आपका डेरिवेशन था कैपिलरी के लिए कि हम H और कैसे निकालेंगे। दो का आपके कंपेरिजन से निकले हैं, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, केवल एंगल चेंज होता है। भाई इसमें क्या अंतर है? एक में राइज हुआ, एक में फॉल हुआ। डिफरेंस किसका आ रहा है? थीटा का। एक में थीटा 90 से कम है, थीटा 90 से ज्यादा है। बाकी चीजें वही हैं। सरफेस टेंशन यहाँ ऊपर लग रहा है, यहाँ सरफेस टेंशन नीचे लग रहा है। ठीक है, यानी कोई भी चेंज इसमें नहीं होता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, डेरिवेशन और इसका डायग्राम। ठीक है, तो ये पूरा नोट कर लीजिए। सिंपल दो फोर्सेस कंपेयर किया, सरफेस टेंशन और वेट ऑफ द लिक्विड को, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 13 था, जिसमें हम लोगों ने कैपिलरी एक्शन को देखा है। कहीं ना कहीं इसको कैपिलरिटी नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो अगले लेक्चर में इस कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक का न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया इसका तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं उसको अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा आपका। ठीक है, अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है पिछले किसी भी टॉपिक में, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ठीक है, कैपिलरी में, अगर कोई भी टॉपिक या ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करके आपको दोबारा वहाँ रिवर्ट करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में, जिसमें हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखा जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।